जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। हमारा जो लेक्चर आज होने वाला है सिंधु घाटी सभ्यता का। और हम इससे पिछले लेक्चरों में हम पढ़ चुके हैं कि कौन सा स्थल कहां से खोजा गया, भारत के किस राज्य से खोजा गया, पाकिस्तान के किस राज्य से, पाकिस्तान के किस प्रांत से खोजा गया, अफगानिस्तान में कहां से खोजा गया, क्या चीज मिला, इन सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये वीडियो आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए तथा यूपी ट्रिपल एस की पैट एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम है इसमें पूछा जाता है ये टॉपिक सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मैं आपके लिए इस वीडियो में एक बेस्ट बुक भी बताने वाला हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा पूरा। और मैं इसमें बताने वाला हूँ आर्थिक जीवन कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता का, सामाजिक जीवन कैसा था, और राजनीतिक जीवन कैसा था, और धार्मिक जीवन कैसा था। इन सभी के बारे में मैं आपके लिए बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और मैं आपके लिए ये भी बताऊंगा कि पतन का कार्ड क्या था। तो देखिए, पतन का एक कार्ड था, मैं आपके लिए बताने वाला हूँ सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ। सिंधु सभ्यता का पतन, क्या जी? सिंधु सभ्यता का पतन। देखिए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मैके। क्या नाम था? मैके। और दूसरे थे जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल नाम के जो व्यक्ति थे, इन्होंने सिंधु सभ्यता के पतन का कार्ड, इन्होंने पतन का कार्ड क्या बताया था? पतन का कार्ड बाण था। क्या था पतन का कार्ड? बाण था। सिंधु सभ्यता के पतन का कार्ड बाण किसने बताया? तो किसने बताया था? मैके एवं जॉन मार्शल ने बताया था कि सिंधु सभ्यता के पतन का कार्ड क्या था, कि बाण आने से सभ्यता के क्या हुआ था? पतन हो गया था। देखिए, दूसरे व्यक्ति हैं आपके चाइल्ड एवं व्हीलर। चाइल्ड एवं व्हीलर। चाइल्ड एवं व्हीलर ने क्या कहा था कि विदेशी आक्रमण की वजह से, ठीक है, किसके? विदेशी आक्रमण, क्या लिख रहे हैं? आक्रमण की वजह से क्या हुआ? इस सभ्यता का क्या हुआ? पतन हो गया था। तो देखिए, जॉन मार्शल एवं मैके ने बताया कि अर्नेस्ट मैके ने बताया कि इस सभ्यता के पतन का कारण बाण था। चाइल्ड एवं व्हीलर ने बताया विदेशी आक्रमण होने की वजह से इस सभ्यता का पतन हो गया। और तीसरे हैं आपके फेयर सर्विस। कौन है? फेयर सर्विस। फेयर सर्विस। फेयर सर्विस ने क्या था? पारिस्थितिकी असंतुलन, क्या लिखने हैं? परिस्थिति की असंतुलन होने की वजह से क्या हुआ? इस सभ्यता का पतन हो गया। तो ये थे इन व्यक्तियों के मत थे अपने अपने अलग अलग की। किसी का बाढ़ था, बाढ़ के आने से इस सभ्यता का पतन हो गया, और किसी का मत था कि परिस्थिति की असंतुलन की वजह से, और किसी का था विदेशी आक्रमण की वजह से इस सभ्यता का पतन हो गया। देखिए, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए इसमें बेस्ट बुक बताने वाला हूं। जो बेस्ट बुक है आप तैयारी कर रहे हैं तो वो है चक्षु पब्लिकेशन की। कौन सी? चक्षु प्रकाशन की है बेस्ट बुक। आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेस्ट बुक आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। आपकी बेहद मदद देगी ये बुक आपके स्कोर को बूस्ट करने में। देखिए, आप इस बुक को अगर खरीदना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो आप किसी भी नजदीकी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं, या तो आपकी लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें खास बात इस बुक में यह है, खास बात यह है कि आपके लिए देखिए स्टडी गाइड मिल जाएगी कि कहां से प्रश्न पूछा गया। स्टडी गाइड में ये दिया गया है। ठीक है, और जैसे कि हिंदी का सेक्शन वाइज अलग दिया है, हिंदी का सिलेबस अलग दे रखा है, रीजनिंग का अलग दे रखा है, मैथ का अलग दे रखा है, जीके जीएस का अलग दे रखा है। तो सभी में अलग अलग मतलब कि सिलेबस दे रखा है, और उसमें अच्छे से समझाया गया है, बेहद इजी वे में समझाया गया है स्टडी गाइड में। जब आप स्टडी गाइड पढ़ लेते हैं तो आप इसका प्रैक्टिस सेट जो है लगभग 30 से 32 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे आपके लिए, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, उसे लगाइएगा, फिर आपका देखना कि आपका स्कोर कितनी जल्दी डेवलप होता है। ठीक है, मतलब कि कितनी जल्दी बूस्ट होता है। ठीक है, तो आप इस बुक को परचेस कर लीजिएगा, अपनी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप ये बेस्ट बुक रहने वाली है कौन सी? चक्षु प्रकाशन की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए परिस्थितिकी तंत्र वगैरह और बाढ़ का कारण है, बाढ़ का कारण और क्या विदेशी आक्रमण की वजह से सभ्यता का पतन हो गया, आपके लिए ये सब पता चल ही गया होगा। देखिए, मैं आपके लिए बता दूं अब जिसका राजनीतिक जीवन था,
मतलब कि राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन, राजनीतिक मतलब कि राज कैसे चलता था यहाँ पे। देखिए शासन जो है, संभवतः जो शासन था पुरोहित वर्ग के द्वारा, पुरोहित वर्ग के द्वारा, ठीक है, और आपका किसके द्वारा, व्यापारी वर्ग द्वारा, व्यापारी वर्ग द्वारा, और नगर प्रशासन द्वारा संचालित होता था। किसके द्वारा, नगर प्रशासन, नगर प्रशासन द्वारा चलता था। जो यहाँ का राजनीतिक जीवन था, संभवतः जो शासन था यहाँ का, वो पुरोहित वर्ग के द्वारा, मतलब कि पंडित के द्वारा, और व्यापारी, जो व्यापार आप जानते हैं व्यापारी कैसे कहते हैं, ठीक है, और कौन सा, नगर प्रशासन के द्वारा यहाँ का जो शासन था वह संचालित होता था। तो इसका जो था राजनीतिक जीवन यही था। दूसरा पॉइंट है आपका राजनीतिक जीवन में, एक व्यक्ति है जिनका नाम है विगट महोदय। कौन है, विगट महोदय, विगट महोदय। देखिए विगट महोदय ने क्या किया, मोहनजोदड़ो प्लस हड़प्पा को इस सभ्यता की क्या है, जुड़वा राजधानी कहा है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को इस सभ्यता की क्या कहा है, जुड़वा राजधानी कहा है। क्या जी, जुड़वा राजधानी कहा है। किसने, विगट महोदय ने क्या किया, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को क्या है, इस सभ्यता की क्या कहा है, जुड़वा राजधानी कहा है, ठीक है। और एक व्यक्ति है हंटर, हंटर के अनुसार जो यहाँ का शासन था राजतंत्रात्मक न होकर के जनतंत्रात्मक था। मोहनजोदड़ो का जो शासन था, किसका, मोहनजोदड़ो का जो शासन था, मोहनजोदड़ो का जो शासन था वह कैसा था, राजतंत्रात्मक ना होकर के, कैसा, राजतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक ना होकर कैसा था, जनतंत्रात्मक था। कैसा, जनतंत्रात्मक था। किसका, आप पूछे कि बताइए मोहनजोदड़ो का शासन कैसा था, राजतंत्रात्मक या जनतंत्रात्मक, तो राजतंत्रात्मक ना होकर के कैसा था, जनतंत्रात्मक था। किसके अनुसार, हंटर के अनुसार। पूछे कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को जुड़वा राजधानी किसने कहा है सभ्यता की, तो किसने कहा है, आपके विगट महोदय ने किया है। पूछा कैसा शासन कैसा चलता था, पुरोहित वर्ग के द्वारा चलता था, और किसके द्वारा, व्यापारी वर्ग के द्वारा चलता था, और किसके द्वारा चलता था, आपका नगर प्रशासन के द्वारा यहाँ का जो था शासन चलता था। तो ये सब बेसिक चीजें आपके राजनीतिक जीवन के बारे में, इससे ज्यादा एग्जाम में पूछेगा नहीं, जो बताने पूछने की संभावना है मैंने आपके लिए वो बता दिया, ठीक है। अब मैं आपके लिए बताने वाला हूं किसके बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में। किसके, सामाजिक जीवन, मतलब कि इनका सामाजिक कैसा था, ठीक है था, समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक था या मातृ सत्तात्मक था, क्या क्या यूज करते थे, मनोरंजन के लिए क्या करते थे, इन सभी के बारे में मैं आपके लिए बताने वाला हूँ, ठीक है। कैसा था, हेडिंग डाल देते हैं, सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन, देखिए समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी, समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वह क्या थी, समाज की लिख देते हैं, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, परिवार थी। पूछता है कि बताइए सिंधु सभ्यता में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, परिवार थी। अब वो भी परिवार पितृसत्तात्मक था या मातृ सत्तात्मक, देखिए तो परिवार जो था वह आपका मातृ सत्तात्मक, मतलब कि माता का शासन चलता था। क्या लिख रहे हैं, मातृ सत्तात्मक था, ठीक है। क्या लिख रहा है, सत्तात्मक लिख नहीं मिल रहा भाई, इतनी खराब है, ठीक है। पूछे कि बताइए समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी सिंधु सभ्यता में, तो क्या थी, परिवार थी। अब वो परिवार पितृसत्तात्मक था या मातृ सत्तात्मक, तो परिवार कैसा था आपका, मातृ सत्तात्मक था, मातृ सत्तात्मक था, मतलब कि यहाँ पे माता का शासन चलता था। आप इतनी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे जो थे वर्ण व्यवस्था जो थी, जैसे क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये सब, ठीक है। मैं अपनी वैदिक सभ्यता में बताऊंगा इन सभी के बारे में। वर्ण व्यवस्था का पूर्ण प्रमाण नहीं था। वर्ण व्यवस्था का क्या था यहाँ पे, पूर्ण प्रमाण नहीं था, लेकिन जो समाज था, समाज कई वर्गों में विभाजित था। किसमें? कई वर्गों में विभाजित था। वो कौन कौन से वर्ग थे? देखिए, पुरोहित था एक, तो पुरोहित वर्ग में, ठीक है, पुरोहित वर्ग में था, और एक व्यापारी वर्ग में, ठीक है, पुरोहित वर्ग में, व्यापारी वर्ग में, और कैसा था आपका श्रमिक, श्रमिक मतलब समझते हैं मजदूर, और था आपका शिल्प आदि में विभाजित था, ठीक है। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था का पूर्ण प्रमाण नहीं था, वर्ण व्यवस्था का पूर्ण प्रमाण नहीं, लेकिन जो समाज था वह आपका कई वर्गों में था, जैसे पुरोहित था, व्यापारी था, श्रमिक था, और क्या था आपका शिल्प था। अब देखिए यहाँ की जो यह पूछता है कि बताइए ये कैसी सभ्यता थी, यह कैसी थी सभ्यता थी? यह एक शांति प्रिय सभ्यता थी, यह शांति प्रिय, मतलब कि यहाँ के लोग बहुत शांति प्रिय रहते थे। मतलब कि पूछे कि बताइए सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो कैसी थी? एक शांति प्रिय सभ्यता थी, ठीक है। इतनी बात आप ध्यान रखिए। देखिए मैं आपके लिए और पॉइंट लिखा देता हूं इसमें। देखिए अब बात आती है यहाँ के जो लोग थे कैसे थे, शाकाहारी या मांसाहारी? तो शाकाहारी भी थे, क्या लिख रहे हैं भाई आजकल, शाकाहारी भी थे और मांसाहारी दोनों थे। मतलब कि यहाँ के लोग शाकाहारी भी थे, मतलब कि साग सब्जी भी खाते थे, और मांस वगैरह यहाँ के लोग खाते थे। किसके? सिंधु सभ्यता के लोग, ठीक है, याद ध्यान रखिएगा ये बात। देखिए आभूषणों का प्रयोग, जो आभूषण थे, आभूषण का प्रयोग जो थे वह स्त्री और पुरुष दोनों करते थे। क्या थे? स्त्री एवं पुरुष दोनों करते थे, ठीक है, स्त्री एवं पुरुष दोनों करते थे आभूषणों का प्रयोग। देखिए आपके लिए बात करें मनोरंजन के लिए जी, क्या जी? मनोरंजन के लिए, मनोरंजन के लिए क्या करते थे ये लोग? देखिए मनोरंजन के लिए ये लोग क्या करते थे, पासा वगैरह खेलते थे। क्या चीज? पासा वगैरह खेलते थे, नृत्य वगैरह करते थे, ठीक है, और शिकार वगैरह करते थे। मनोरंजन के साधन थे, देख रहे हैं, शिकार करना ये मनोरंजन भाई, देख रहे हैं। और क्या करते हैं? आपकी पशुओं की लड़ाई, पशुओं की लड़ाई मतलब कि पासा, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई, ये सब क्या थे? इनके मनोरंजन के साधन थे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए सामाजिक जीवन आपके लिए समझ में आ गया होगा। अब मैं बताने वाला हूं आपके लिए आर्थिक जीवन इनका कैसा था, ठीक है, इकोनॉमी, ठीक है, आर्थिक जीवन इनका कैसा था। आर्थिक जीवन, देखिए यह जो लोग थे मुख्यतः हाँ, जो कृषि जो थे, कृषि में ये लोग क्या क्या जानते थे? कृषि में ये लोग क्या क्या जानते थे? देखिए कृषि में सिंचाई जानते थे, ये लोग सिंचाई करना जानते थे, बुवाई करना जानते थे, ठीक है, सिंचाई बुवाई सभी से परचेस से, मतलब कि कहते हैं सभी से परचेस से, जुताई बुवाई सिंचाई, ठीक है, जुताई भी लिख लो इसमें, जुताई भी लिख देते हैं, जुताई से परचेस, ठीक है, किससे थे? इन सभी से परचेस थे। और देखिए ये जो अनाज वगैरह था उसमें किस किस को जानते थे ये? देखिए गेहूं से परचेस थे ये लोग, किससे? गेहूं, जौ,
मटर, कपास और किससे? चावल। चावल से परिचित थे। ठीक है, देखिए जो साधन थे कृषि करने के, जो साधन थे उसमें किस किस से मतलब कि जानकारी किस किस से परिचित थे? सिंचाई से संबंधित थे, जुताई से बुवाई से संबंधित थे, मतलब कि कह सकते हैं ये लोग सभी चीज से परिचित थे। ठीक है, कृषि में। और जो आपके जो अनाज वगैरह है, गेहूं से परिचित थे, जौ से परिचित थे, मटर से परिचित थे और कपास से, चावल से, इन सभी से परिचित थे इस सभ्यता के लोग। ठीक है, इस सभ्यता के लोग किस किस से परिचित थे? गेहूं, जौ, मटर, कपास, चावल से परिचित थे। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे पशुपालन। क्या चीज? पशुपालन। पशुपालन मतलब कि इनका पशुपालन में प्रिय पशु कौन सा था? ठीक है, पशुपालन, यही पशुपालन। इनका जो प्रिय पशु था, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बताइए, सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रिय पशु कौन सा था? प्रिय पशु, प्रिय पशु था इनका कुवड़ वाला सांड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ये पूछा गया है। कौन सा था? कुवड़ वाला सांड। प्रिय पशु कौन सा था सिंधु सभ्यता के लोगों का? तो क्या था आपका? कुवड़ वाला सांड जो था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बीबीआई है, याद रखिएगा। प्रिय सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रिय पशु कौन सा था? कुवड़ वाला सांड था। ठीक है, पशुओं में किस से परिचित थे? ये गाय से परिचित थे। ठीक है, बैल से परिचित थे, आदि गाय बैल आदि से परिचित थे। ठीक है, इस सभ्यता के जो लोग गाय से परिचित थे, बैल से परिचित थे। अब मैं बात करता हूं इनके उद्योग किस किस के थे? इनके उद्योग थे, इनके सूती वस्त्र के उद्योग थे। सूती वस्त्र, बर्तन और शिल्प आदि के या थे इनके उद्योग थे। ठीक है, किसके थे उद्योग? सूती वस्त्र, बर्तन और शिल्प, इन सभी के क्या थे? उद्योग थे। देखिए, मैं उम्मीद आपके लिए बता दूं, और एक काफी पॉइंट है इनके। जो व्यापार जो थे, ये लोग व्यापार कहां से करते थे? व्यापार, ये लोग व्यापार जो थे ईरान, देखिए लिख लेते हैं पहले, चलो ईरान लिख लो। ईरान, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया। ठीक है, क्या चीज? पश्चिम एशिया और क्या चीज? मध्य एशिया। यहाँ से लोग ये क्या थे? व्यापार करते थे। ईरान, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, यहाँ से ये लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे। अब देखिए किस किस का व्यापार करते थे। देखिए पहले लिख लेते हैं, मतलब कि जो निर्यात मतलब कि क्या क्या चीजें ये लोग भेजते थे। ठीक है, क्या चीज? निर्यात। देखिए सूती वस्त्र भेजते थे ये लोग, सूती वस्त्र, लकड़ी और क्या चीज? हाथी दांत। क्या चीज? हाथी दांत। मतलब कि ये लोग निर्यात किस किस का करते थे? सूती वस्त्र का करते थे, लकड़ी का करते थे और हाथी दांत का ये लोग निर्यात करते थे। अब बात करते हैं कि आयात किस किस का, मतलब कि क्या क्या मंगाते थे, कहां से, कौन से देश थे? जो देश थे जो कहां से करते? ईरान, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और लाजवर्त वगैरह, ये सब कहां से मंगाते थे? और खेतड़ी वगैरह से क्या मंगाते थे? इन सभी के बारे में बात करते हैं आज। ठीक है, अब आयात एक हेडिंग डालेंगे, क्या चीज? आयात मतलब कि मंगाना। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो बता देंगे सर। आयात किस किस का करते थे? देखिए जो चांदी है, चांदी मतलब कह सकते हैं ये लोग चांदी से भी परिचित थे। ठीक है, चांदी ये लोग कहां से मंगाते थे? ईरान और अफगानिस्तान से क्या करते थे? ये चांदी मंगाते थे, ईरान और अफगानिस्तान। ईरान और अफगानिस्तान से ये लोग क्या करते थे? चांदी मंगाते थे। पूछे कि अब यहीं से क्वेश्चन बन गया एक कि बताइए चांदी से परिचित थे क्या ये लोग? तो चांदी से परिचित थे। ठीक है, क्योंकि ये लोग मंगाते तो मंगाते तभी तो थे क्योंकि ये परिचित थे ये लोग।
अब बात आती है टिन। पूछे कि टिन से परिचित थे, टिन कहाँ से मंगाते थे? यह टिन जो है अफगानिस्तान से मंगाते थे। कहाँ से? अफगानिस्तान। अफगान कहाँ लिख दिया हमने? अफगानिस्तान से क्या करते थे? टिन मंगाते थे। ठीक है, अफगानिस्तान से क्या मंगाते थे? टिन मंगाते थे। और जो तांबा, अब पूछे कि यह तांबा से परिचित थे, तांबा थे, तो यह लोग तांबा देखिए कहाँ से मंगाते थे। यह जो लोग तांबा थे ना, तांबा, यह तांबा जो है खेतड़ी, ये लोग देख लेंगे एक बार। खेतड़ी शायद राजस्थान में पड़ता है, पता नहीं कहाँ, देख लेंगे एक बार। ठीक है, खेतड़ी कहाँ पड़ता है? यह तांबा कहाँ से मंगाते थे? यह लोग खेतड़ी से मंगाते थे। ठीक है, तांबा कहाँ से मंगाते थे? यह लोग आपके खेतड़ी से मंगाते थे। और लाजवर्द, क्या चीज? लाजवर्द। पूछे कि चांदा, टिन, तांबा किससे परिचित थे? तो सभी से परिचित थे। अब जो लाजवर्द है ना, लाजवर्द, क्या चीज? लाजवर्द। लाजवर्द, लाजवर्द से देखिए क्या मंगाते? लाजवर्द मतलब ये कहाँ से मंगाते थे? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया पढ़ाएंगे ना आपके लिए, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। पूछे कि लाजवर्द यह लोग कहाँ से मंगाते थे? तो यह लोग कहाँ से मंगाते थे? आपके मेसोपोटामिया से यह लाजवर्द मंगाते थे। देखिए अब पढ़ते हैं आपका धार्मिक जीवन। क्या चीज? धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन, ये हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा धार्मिक जीवन का। धार्मिक जीवन, क्या चीज? धार्मिक। लौकिक सभ्यता पे, धार्मिक जीवन में लिखेंगे लौकिक सभ्यता पे। लौकिक सभ्यता पर कोई वर्चस्वशाली प्रभाव नहीं था। कोई वर्चस्व प्रभाव नहीं। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए जो पूछा गया है आपके पैट के एग्जाम में। ठीक है, यह लोग देखिए, यह लोग पूजा तो करते थे, माता देवी की पूजा करते थे, उर्वरता की देवी की पूजा करते थे। ये सब मैं आपके लिए बता चुका हूँ कौन सी चीज कहाँ से मिली, आपके लिए नहीं लिखवाऊंगा मैं। ठीक है, और वृक्ष की पूजा करते थे, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो वगैरह, अग्नि के कुंड। ठीक है, ये कहाँ कहाँ से मिले मैं आपके लिए बता चुका हूँ। देखिए जो यह लोग जो थे मुख्यतः मंदिर से परिचित नहीं थे, पूजा भले करते थे लेकिन ये लोग मंदिर का यहाँ पे कोई प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, पूछता है कि बताइए निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता में किसका प्रमाण नहीं मिला है? तो किसका प्रमाण नहीं मिला है? आपके मंदिर का प्रमाण यहाँ पे नहीं मिला है। लेकिन ये लोग पूजा तो करते थे, लेकिन यहाँ पे मंदिर का भैया कोई प्रमाण नहीं मिला है। आप सिर्फ इतनी बात याद रखिएगा धार्मिक जीवन में। लेकिन मैं आपके लिए बता चुका हूँ, देखिए उर्वरता की देवी वगैरह कहाँ से मिली है, मूर्ति कहाँ से मिली है। ठीक है, और कालीबंगा, अग्नि के हवन कुंड, वृक्ष पूजा और नाग पूजा, ठीक है, और लिंग योनि की पूजा, ये सब मैं आपके लिए बता चुका हूँ मैं सब। ठीक है, तो पूछे कि बताइए निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता में किसका प्रमाण नहीं मिला है? तो प्रमाण किसका नहीं मिला है? आपके मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। यह पॉइंट बी भी आई है, इसे नोट कर लीजिएगा। ये आपके लिए किसी ना किसी एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा। मैं उम्मीद करूंगा आपकी शायद ये आपके इसी बार पैट के एग्जाम में रखा हुआ मिल जाए। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा लेक्चर खत्म होता है आपका। जिसने भी हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन्हें आप देख लीजिएगा। हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के, मतलब कि वैदिक सभ्यता मतलब कि वेदों के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता का निर्माण कब हुआ, ठीक है, किसने किया, तो इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।